तो अभी हम लोग जो फिजिकली ट्रांसफर कर रहे थे, डिस्क को शिफ्ट कर रहे थे, बस अब हम उसको जो भी ट्रांसफर कर रहे थे उसको फंक्शन कॉल के फॉर्मेट में हम लिखे हैं। ठीक है, अब देखो मान लो n इक्वल टू 4 है। ठीक है, n इक्वल टू 4 तो नंबर ऑफ डिस्क अगर 4 रहे तो फंक्शन कॉल कैसा होगा? ठीक है, n इक्वल टू 4 के लिए कैसा होना चाहिए? टावर ऑफ हनोई, जो फंक्शन कॉल है TOH, टावर ऑफ हनोई, नंबर ऑफ डिस्क कितना है? 4 है। कहां से शिफ्ट करना है? लेफ्ट से शिफ्ट करना है। कहां शिफ्ट करना है? राइट में शिफ्ट करना है। किसके हेल्प से शिफ्ट करना है? m के हेल्प से शिफ्ट करना है। समझ रहे हो? सेम सीक्वेंस में लिखना है। ये सीक्वेंस को समझ लो अच्छे से। यहां क्या है? टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल है। यहां क्या है? नंबर ऑफ डिस्क है, n है। ठीक है, n का वैल्यू अभी 4 है वहां पर, तो 4 यहां लिखा हुआ है। कहां से शिफ्ट करना है भाई? इनिशियली 4 कहां पर रखा हुआ है? लेफ्ट में रखा हुआ है। कहां पर शिफ्ट करना है? राइट में शिफ्ट करना है। किसके हेल्प से शिफ्ट करना है? तो मिडिल में एक हेल्प करने के लिए कौन है? m है। इसी फॉर्मेट में फंक्शन को लिखना है। TOH का जो है टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल जो है सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होगा फंक्शन का। अब देखो इसके बाद में क्या है, TOH 4 जब हम कॉल किए हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल करेगा? अभी हम क्या बताए थे जब शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या बताए थे कि जब 4 डिस्क को शिफ्ट करना रहता है तो क्या करते हैं? ऊपर के 3 डिस्क को लेफ्ट से मिडिल में पहले हम शिफ्ट करते हैं। यही काम करते थे ना, ताकि फोर्थ वाला नीचे का टॉप में आ जाए, फोर्थ वाले को हम लेफ्ट से राइट मूव कर ले। यही काम कर रहे थे। जब 4 डिस्क को लेफ्ट से राइट में मूव करना था हम लोग को तो क्या किए थे? ऊपर के 3 को लेफ्ट से मिडिल में हम मूव किए थे। बस वही चीज यहाँ है, ऊपर के जो 3 को लेफ्ट से मिडिल में मूव किए हैं उसके लिए भी फंक्शन चाहिए ना, तो सेम फंक्शन को हम फिर से एक फंक्शन कॉल किए हैं। क्या किए हैं? नंबर ऑफ डिस्क कितना है? 3 है। कहां से मूव करना है भाई? इनिशियली लेफ्ट में है। कहां पर मूव करना है? लेफ्ट से मिडिल में लेकर जाना है। समझ रहे हो? अगर 4 को टोटल 4 डिस्क को लेफ्ट से राइट ले जाना है क्या करना होगा? ऊपर के 3 डिस्क को लेफ्ट से मिडिल में पहले शिफ्ट करना होगा, ताकि जो फोर्थ जो रिमेनिंग रहे, लार्जेस्ट डिस्क रहे, उसको हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट से राइट में मूव कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो राइट वाले को फ्री रखना है उस टाइम तक। ठीक है, क्या किए हैं? TOH फंक्शन कॉल किए। यहां पर n इक्वल टू 3 है, 3 डिस्क के लिए, 3 डिस्क के लिए। कहां से शिफ्ट करना है? लेफ्ट से शिफ्ट करना है। कहां पर शिफ्ट करना है? मिडिल में शिफ्ट करना है। किसके हेल्प से? राइट की हेल्प से करना है। सेम फंक्शन जो स्ट्रक्चर यहां पर है वही स्ट्रक्चर यहां पर है। 3 को हम कर लिए यहां पर। उसके बाद में क्या करेंगे? मूव करेंगे। कहां से कहां? लेफ्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं। किसको मूव कर रहे हैं? जो रिमेनिंग सबसे नीचे वाला रहेगा, सबसे नीचे का जो डिस्क है, लार्जेस्ट डिस्क जो रिमेनिंग होगा लेफ्ट में, उसको हम लेफ्ट से राइट डायरेक्टली मूव कर लेंगे। एक मूवमेंट लगेगा उसमें, फंक्शन कॉल चाहिए नहीं वहां पर। जब एक डिस्क है तो फंक्शन कॉल चाहिए नहीं, वहां डायरेक्टली हम मूव कर लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से हम राइट मूव कर लिए। उसके बाद में जो 3 हम लेफ्ट से मिडिल में हम मूव करके रखे हुए हैं, मिडिल में जो हम स्टोर किए हुए हैं, उस तीनों को मिडिल से कहां ले जाना है? राइट में ले जाना है। उस तीनों को जो मिडिल में हम रखे हुए हैं स्टोर करके, यहां पर जो हम स्टोर किए थे, ऊपर के 3 को उठाकर हम मिडिल में जो स्टोर कर लिए थे, उसको अब क्या करना क्या है कि मिडिल से कहां ले जाना है? राइट में ले जाना है, क्योंकि राइट में मेरा सबसे लार्जेस्ट डिस्क है, यहां पर मूव हो गया है लार्जेस्ट वाला। ठीक है, क्या करेंगे भाई? TOH फिर से हम कॉल करेंगे एक फंक्शन। कितना डिस्क है मिडिल में? मिडिल में 3 डिस्क है, n इक्वल टू 3। जो 3 को स्टोर किया वही 3 है। ठीक है, यहां 3 था, 3 स्टोर किए, यहां भी 3 रहेगा। ठीक है, 3 स्टोर किए। कहां पर अभी है? मिडिल में है। कहां ले जाना है? राइट में ले जाना है। किसके हेल्प से ले जाना है? लेफ्ट वाले के हेल्प से ले जाना है। एक हेल्प करने के लिए भी एक खाली है स्टैंड। ठीक है, ये क्या हो गया? मतलब TOH 4 के लिए TOH 3 किए, एक मूव किए, TOH 3 फिर से हम किए हैं। TOH 3 में कितना मूवमेंट लगता है? 7 मूवमेंट लगता है। n इक्वल टू 3 रहने में कितना मूवमेंट लगता है? 3 डिस्क में कितना मूवमेंट होता है? 7 लगता है। फिर लास्ट के 3 डिस्क में कितना लगेगा? 7 मूव्स लगेगा। बीच में कितना मूवमेंट है? एक मूवमेंट है। टोटल अगर काउंट करते हैं 7 + 1 + 7 कितना मूवमेंट हो गया? 15 मूव्स हो गया। किसके लिए? TOH 4 के लिए। ये समझ रहे हैं आराम से? अब देखो एक और चीज, जब हम 3 डिस्क को लेफ्ट से मिडिल में मूव कर रहे थे, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या था कि लेफ्ट से मिडिल में जब हम 3 डिस्क को मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ऊपर का जो टॉप मोस्ट 2 डिस्क होगा कहां मूव करेगा? लेफ्ट से मिडिल में हमको मूव करना है, तो ऊपर का टॉप मोस्ट कहां मूव करेगा? 2 रहेगा जो लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे दोनों को।
ताकि थर्ड वाला डिस्क है जो लेफ्ट से हम मिडिल में मूव कर सके। बस वही चीज को हम एक्सपेंड किए हैं। क्या किए हैं, ऊपर का जो दोनों डिस्क है, लेफ्ट में जो तीन डिस्क है ना, लेफ्ट में अभी 3 डिस्क है, इस 3 में से ऊपर के दो डिस्क को कहां मूव करना है, लेफ्ट से कहां मूव करना है, राइट में मूव करना है। यहां लेफ्ट से मिडिल में मूव करना है 3 डिस्क को, लेकिन ऊपर वाले दो क्या करेंगे हम, लेफ्ट से राइट में जाकर रिस्टोर कर लेंगे। लेफ्ट से राइट में जाकर रिस्टोर कर रहे हैं, किसके हेल्प से, मिडिल वाले की हेल्प से। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाकर हम स्टोर कर रहे हैं कितना, 2 डिस्क को। 2 डिस्क में कितना लगता है मूवमेंट, 3 मूवमेंट लगता है। उसके बाद में लेफ्ट से मिडिल हम लार्जेस्ट जो होगा 3 में, ये 3 में जो लार्जेस्ट होगा, 4 का लार्जेस्ट नहीं है, इस 3 वाले इस फंक्शन को हम एक्सपेंड किए हैं। ये फंक्शन देखो यहां एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, ये जो फंक्शन है TOH3 है, इसको हम यहाँ एक्सपेंड किए हैं। जब 3 को लेफ्ट से मिडिल में मूव करना है, मतलब कि ऊपर टॉप वाले को लेफ्ट से राइट मूव करना होगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट मूव करना है कितना, 2 को टॉप वाले को। फिर लास्ट में जो थर्ड बचेगा उसको लेफ्ट से मिडिल लेके मूव करेंगे, एक मूवमेंट यहाँ पर लगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो 2 डिस्क को मिडिल से लेफ्ट में मूव करना है। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ था यहाँ पर लिखने में। यहाँ क्या करना है, राइट से मिडिल मूव करना है। क्यों करना है भाई, देखो यहाँ जब लेफ्ट से राइट में मूव किए हैं 2 डिस्क को, हम लेफ्ट से राइट में जब मूव करके मतलब राइट में स्टोर हम किए हैं, तो राइट से ही मिडिल में ले जाना होगा, क्योंकि पर्पस मेरा क्या है, लेफ्ट से मिडिल में ले जाना। लेफ्ट वाले से मिडिल में ले जाना है कितना, 3 डिस्क को। ठीक है, इसके लिए 2 डिस्क को TOH2 कहां करना है, लेफ्ट से राइट में स्टोर कर लेना है। फिर लेफ्ट से मिडिल एक मूव करना है, सबसे लार्जेस्ट होगा उसको मूव करना है। उसके बाद में जो राइट में हम स्टोर किए हैं 2 डिस्क को जिसको हम राइट में स्टोर किए हैं, उसको क्या करना है, राइट से लेकर मिडिल में लेकर जाना है, राइट से मिडिल लेकर जाना है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट। ठीक है, यहां जो था ये पहले का जो था ये गलत है, ये ब्लैक वाला गलत है, ये ऊपर में जो ब्लू से लिखे है सही है। ठीक है, ये मूव कर लिए। इसमें कितना मूवमेंट लगेगा, 2 डिस्क का राइट से मिडिल ले जा रहे हैं, तो यहां भी 3 मूवमेंट लगा है। ठीक है, 3 मूवमेंट लगा है। सेम उसी तरीके से TOH3 जब लास्ट में हम करेंगे, यहां पर क्या किया, TOH3 लेफ्ट से मिडिल में जाकर स्टोर किए हैं, तो मिडिल से राइट ले जाना होगा, क्योंकि मेन पर्पस गोल मेरा क्या है, मेन गोल है लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होना चाहिए, सबके सब लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होना चाहिए। हम क्या किए, टॉपमोस्ट 3 जो डिस्क था उसको लेफ्ट से मिडिल में ले जाकर स्टोर किए। 3 कॉल करने के लिए 2 को हम कॉल किए यहाँ पर, 3 डिस्क यहाँ से लेफ्ट से मिडिल में जाकर स्टोर हो जाए। उसके बाद एक मूवमेंट किए, लेफ्ट टू राइट हम किए एक मूवमेंट, जो लार्जेस्ट डिस्क था किसमें, अमॉन्ग 4, उस चारों में जो लार्जेस्ट था उसको हम मूव किए हैं। सबसे बॉटम में जो था उसको हम लेफ्ट से राइट मूव किए। उसके बाद में जो 3 को हम स्टोर किए थे लेफ्ट से मिडिल में ले जाकर, उसको मिडिल से फिर राइट हम ले जा रहे हैं, किसके हेल्प से, लेफ्ट वाले की हेल्प से। फिर यहाँ पर भी 3 डिस्क है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, सेम इसी तरीके से होगा कि 3 को ले जाना है मिडिल से राइट, मतलब क्या है, मिडिल से राइट ले जाना है 3 को। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि 2 को मिडिल से लेफ्ट ले जाना होगा, 2 को मिडिल से लेफ्ट ले जाना होगा। ठीक है, उसके बाद में मिडिल से राइट हम मूव कर लेंगे, मिडिल से राइट मेरा पर्पस था मूव करने का, देखो यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, जो हम मिडिल से लेफ्ट में जाकर रिस्टोर किए हैं, मिडिल से जो लेफ्ट में जाकर रिस्टोर किए हैं, इस लेफ्ट वाले को लेफ्ट से 3 को लेकर, लेफ्ट मतलब 2 को लेकर, अभी 2 है, इस दोनों को लेकर लेफ्ट से राइट में हम जाकर स्टोर कर लेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि राइट में स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ कितना मूव्स हो गया, यहाँ भी 3 मूव्स हुआ, यहाँ 1 मूव्स, यहाँ 3 मूव्स। टोटल जो मूव्स यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, 2 डिस्क के लिए काम कर रहा है ना, 2 डिस्क के लिए ना, 2 डिस्क के लिए जब यहाँ कर रहे हैं तो इंडिविजुअली 2 डिस्क का 3 मूवमेंट आता है, यहाँ भी 2 डिस्क का 3 मूवमेंट आता है। 3 डिस्क का अगर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स का कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स का 3 + 1 + 3 7, यहाँ पर देखो 7 मूव्स है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है कि 3 जब मूव करना है तो हम 2 को मूव करते हैं तो 3 मूवमेंट लगता है, फिर 1 मूवमेंट करते हैं, फिर से वो दोनों को शिफ्ट करते हैं तो 3 मूवमेंट और लगता है। ठीक है, तो 3 + 3 + 1 7, यहाँ देखो 7 मूव्स है, और बीच का एक मूव है, समझ लो। अब देखो एक बार कि इस कोड को करने के लिए क्या किया, TOH4 को जब हम कॉल किए हैं तो ऑटोमेटिकली क्या किया है, TOH3 कॉल कर लिया, TOH3 क्या किया है, TOH2 कॉल कर लिया है, समझ रहे हो बात को। तो ये मूवमेंट कैसे जा रहा है भाई, तो देखो पहला जो मूवमेंट है यहाँ का, ये जो मूवमेंट है तीनों का टोटल कितना है, 3 + 3 + 1 है, ये टोटल मूवमेंट यहाँ पर है देखो,
3 डिस्क, 3D मतलब 3 डिस्क लिखा हुआ है, तीनों डिस्क के लिए इतना मूवमेंट किया है। ये जो फंक्शन कॉल है इसके लिए टोटल इतना मूवमेंट किया है। अगर इसमें भी हम देखना चाहें कि ऊपर वाला जो ये 2 है इसके लिए कितना मूवमेंट किया, 3 मूवमेंट, तो ऊपर वाला 2 के देखो 2 डिस्क के लिए ये तीनों मूवमेंट किए हैं। ये तीनों मूवमेंट है, जो ये तीनों मूवमेंट ऊपर का 2 डिस्क के लिए है, उसके बाद में एक लेफ्ट टू मिडिल है, एक है लेफ्ट टू मिडिल है, उसके बाद में इसके लिए क्या किए हैं, इसके लिए यहाँ पर 3 मूवमेंट है 2 डिस्क के लिए, इसके लिए फिर से 2 डिस्क के लिए यहाँ पर 3 मूवमेंट किए हैं। समझ रहे हो, जितना भी मूव्स है सारा मूव्स लिखा हुआ है, सारा मूव्स लिखा हुआ है। अगर ऑब्जर्व करोगे ये फील करोगे कि सही है। देखो कैसे, यहाँ क्या करना है, लेफ्ट से राइट मूव करना है। यहाँ देखो लेफ्ट से स्टार्ट किए थे, राइट पर आकर रुके हैं। यहाँ पर क्या है, राइट से मिडिल में ले जाना है, यहाँ क्या है, राइट से लेकर मिडिल में लेकर गया है। समझ रहे हो, मेन पर्पस यही है। बीच का क्या है, लेफ्ट से मिडिल ले जाना है, लेफ्ट से मिडिल ले जाना है बीच को। सेम इसका जो एक्सपेंशन यहाँ पर है, सेम एक्सपेंशन अगर इसका भी हम देखेंगे, सेम क्या है, यहाँ पर मिडिल से लेफ्ट ले जाना है। ठीक है, हम मिडिल से स्टार्ट किए हैं और लेफ्ट पर ले गए हैं। कितना, 2 डिस्क को कितना लगा है मूव्स, 3 मूव्स लगा है। इस 2 डिस्क के लिए 3 मूव्स लगा, उसके बाद मिडिल से राइट ले गए हैं, उसके बाद मिडिल से राइट ले गए हैं। इसमें कितना लगा, 1 मूव लगा है यहाँ पर, इसमें कितना लगा है, 1 मूव लगा है। इसके बाद में लेफ्ट में जो स्टोर किए हैं, यहां से मिडिल से जो लेफ्ट में स्टोर किए थे, इस लेफ्ट वाले को लेफ्ट से राइट में ले जाना है। ठीक है, कितना मूव, 3 मूव। इसको क्या है, जो लेफ्ट में हम यहाँ स्टोर कर लिए हैं, मिडिल से लाकर लेफ्ट में स्टोर किए, यहाँ लेफ्ट से लेकर यहाँ राइट में लेकर चला जाना है। समझ रहे हो, ये सीक्वेंस है मूव्स का, ये सीक्वेंस है। यहाँ 7 मूवमेंट होगा, इसी सीक्वेंस में होगा, सेम इसी सीक्वेंस में होना है। उसके बाद ये मूव होगा, उसके बाद ये सारा यहाँ पर जो मूवमेंट है ये सब मूवमेंट होगा, सेम सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस गलत नहीं होता, ऐसा नहीं है कि पहले इसको कर लें फिर उसके बाद इसको करें, नहीं, सेम सीक्वेंस में करना है, तभी मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स आएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो कि किस तरीके से हम एक्सपेंड किए हैं। मतलब क्या है, एक तरह का रिकर्सिव कॉल हुआ ना। TOH देखो यहाँ भी है, TOH यहाँ है, TOH यहाँ पर भी है। मतलब TOH4 में TOH3 को कॉल किया है, TOH3 है जो TOH2 को कॉल किया है, TOH2 क्या करेगा, TOH1 को कॉल करेगा। मान लो TOH2 को हम एक्सपेंड करना चाहें, यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड करना चाहें तो क्या रहेगा, इसको एक्सपेंड करना चाहें तो TOH n = 1 रहेगा। कहां ले जाना है भाई, 2 को कहां ले जाना है, 2 को लेफ्ट से राइट में मूव करना है। मतलब क्या है कि लेफ्ट से राइट जब 2 मूव करना है, एक को कहां स्टोर करेंगे, लेफ्ट से लेकर मिडिल में ले जाकर स्टोर करेंगे। तो लेफ्ट से ले जाना है, कहां, मिडिल में ले जाना है, किसकी हेल्प से, राइट की हेल्प से, राइट की हेल्प से मिडिल में ले जाना है, लेफ्ट से मिडिल में ले जाना है। यहाँ लेफ्ट से मिडिल में लेकर गए, उसके बाद में एक मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट से राइट मूवमेंट होगा जो लार्जर है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये 1 डिस्क के लिए है ना, यहाँ टोटल 2 डिस्क है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एक रहेगा लेफ्ट से राइट ले जाना, लेफ्ट से राइट का एक मूव हो गया। उसके बाद में क्या फंक्शन कॉल होगा, फिर से होगा TOH ऑफ n = 1। लेफ्ट से जो हम मिडिल में लेकर गए थे, अब क्या करना है, जो मिडिल में स्टोर है उसको कहां लेकर जाना है, राइट में लेकर जाना है। तो जो मिडिल में स्टोर है उसको राइट ले जाना है, किसके हेल्प से, लेफ्ट के हेल्प से। कहां ले जाना है, राइट में ले जाना है, राइट में ले जाना है। ठीक है, यहां पर मूव देखो, इसको जब हम एक्सपेंड किए हैं 2 को, ये जो मूवमेंट है सेम मूवमेंट आया है कि नहीं। यहाँ पे देखो 2 को हम स्टोर किए, इसका कहां पर है, देखो सब, इसका 7 मूव हो गया, यहां पर हो गया, इसका 3 मूव यहां ऊपर में हो गया, यहां से यहां तक में 3 मूव हो गया। फिर ये जो है M2R यहां पर हो गया। लास्ट में जो ये जो मूवमेंट बन रहा है, जो किसका है, इसका मूवमेंट है। यहां पर देखो क्या है, बीच का क्या है, लेफ्ट टू राइट है, बीच में क्या है, देखो लेफ्ट टू राइट है, सही है। उसके बाद में क्या है, लेफ्ट टू मिडिल है, क्या है, लेफ्ट टू मिडिल है, ये भी सही है। लास्ट में क्या है, मिडिल टू राइट है, ये भी सही है। अब मान लो TOH1 है, TOH1 के लिए क्या कॉल करेगा, ये फंक्शन क्या कॉल करेगा, ये कॉल करेगा TOH0 को कॉल करेगा। जैसे ही n = 0 आया, मान लो यहां और भी लिख सकते हैं आगे में क्या, कि एक डिस्क को लेफ्ट से मिडिल में ले जाना है, मतलब कि ऊपर टॉप वाले को लेफ्ट टू राइट ले जाना होगा। मतलब कि लेफ्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ मिडिल, कहां ले जाना है, राइट में ले जाना है। ठीक है, जैसे ही TOH0 कॉल होगा, n = 0 होगा, ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, n = 0 पे फंक्शन एंड होगा। मतलब कि
TOH4 है जो एक्सपेंड किया TOH3 के फॉर्मेट में, दो फंक्शन कॉल हुआ है TOH3 का। TOH3 है जो दो फंक्शन कॉल किया है, TOH2 यहाँ पर दोनों ये भी दो कॉल किया है। TOH2 है जो कॉल किया है TOH1 को, दो फंक्शन कॉल किया है यहाँ भी। TOH1 है जो फंक्शन कॉल किया है TOH0, यहाँ पर इंड हो गया है। मतलब क्या, TOH अगर n रहे तो n-1 को कॉल करेगा, n-1 किसको कॉल करेगा, n-2 को कॉल करेगा, n-2 किसको करेगा, n-3 को, फिर वैसे ही n-4 n-5 अप टू n इक्वल टू 0 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एलिमिनेशन कंडीशन है, n इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम कोड के फॉर्मेट में लिखते हैं, प्रोग्राम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, TOH ऑफ n एलिमेंट है, टोटल n डिस्क है, कहां ले जाना है भाई, लेफ्ट से राइट में ले जाना है। तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए, पहले चेक करेंगे 0 तो नहीं है n का वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे, इफ n इक्वल टू 0, तब क्या करना है, रिटर्न। अगर n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करना है, कुछ भी नहीं है, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ कुछ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा, n इक्वल टू 0 नहीं है, इल्स पार्ट में जाना है, क्या करना है, TOH ऑफ n-1 कहां से कहां मूव करना है, लेफ्ट से मिडिल मूव करना है, क्योंकि यहां पर लेफ्ट से राइट मूव करना है। तो टॉप जो n-1 होगा जो लेफ्ट से मिडिल में जाकर स्टोर करेंगे, वही किए हैं, टॉप n-1 को लेफ्ट से हम मिडिल में स्टोर किए हैं। ठीक है, तो TOH हो गया n-1 L R M। ठीक है, उसके बाद मूव करना है क्या, लार्जेस्ट जो डिस्क होगा जो लेफ्ट टू राइट मूव करना है। देखो हमेशा ही बीच का रहेगा क्या, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट यहाँ पर है। क्यों लेफ्ट टू राइट है भाई, ये फाइनल गोल क्या है मेरा, ये हम क्यों डिवाइड किए, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक बार में अगर 4 डिस्क को हम नहीं उठा सकते हैं तो बाकी ऊपर वाले 3 को हम कहीं और स्टोर करते हैं और सबसे नीचे वाले को राइट मोस्ट में ले आते हैं, क्योंकि फाइनल गोल मेरा राइट में ही लाना है। इसलिए यहाँ पर देखो L2R है। ठीक है, सेम वही यहाँ पर है, मूव L2R जो लार्जेस्ट डिस्क है, जो L2R मूव कर गया है। उसके बाद में जो n-1 को हम लोग स्टोर किए थे लेफ्ट से मिडिल में ले जाकर, उसको मिडिल से राइट में लेकर जाएंगे, क्योंकि L2R तो राइट में चला गया है, लार्जेस्ट वाला तो चला गया है। ठीक है, तो मिडिल से राइट में स्टोर करेंगे, कितना को, n-1 को। जितना n-1 को हम मिडिल में स्टोर किए हैं, सबके सब n-1 को मिडिल से राइट में ले जाकर हम शिफ्ट करेंगे। समझ रहे हो किस तरीके से फंक्शन एक्सपेंड करेगा जो। तो यहां पर क्या दिख रहा है, अगर n अगर है, नंबर ऑफ डिस्क n है, TOH n के लिए अगर टाइम बोलते हैं कि Tn टाइम लगता है, TOH जब n डिस्क का है तो टाइम अगर Tn लगता है, तो यहाँ पर n-1 डिस्क जब होगा कितना टाइम लगेगा, Tn-1 लगेगा। अगर n डिस्क के लिए Tn लग रहा है तो n-1 डिस्क के लिए Tn-1 लगेगा। एक मूवमेंट यहाँ पर है, बीच का एक मूवमेंट है, इसमें कितना टाइम लगेगा, एक मूव करना है तो कांस्टेंट टाइम लगेगा। एक मूवमेंट में क्या है, लेफ्ट टू राइट एक मूवमेंट कर दिए, टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट लग रहा है। और क्या, TOH n-1 जब करते हैं यहाँ पर फिर से TOH n-1 है, कितना टाइम लगेगा, Tn-1। इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको हम एग्जीक्यूट करें, इसको नहीं करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, दोनों को ही कंपल्सरली करना है। क्यों करना है भाई, कि बीच में यहां हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली n-1 डिस्क को हम कहीं और स्टोर कर रहे हैं, तो जहां स्टोर किए हैं वहां से मेरा फाइनल पोजीशन में लाना भी तो चाहिए, तब तो सॉल्व होगा प्रॉब्लम। तो जहां स्टोर किए हैं वहां से हमको लेकर जाना भी होगा फाइनल पोजीशन में। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन कंपल्सरली एग्जीक्यूट होगा। जब दोनों फंक्शन होगा तो टाइम दोनों के बराबर लग रहा है। ठीक है, तो अगर Tn में पूछे कि Tn में टोटल टाइम कितना लगा है, Tn का मतलब क्या है, तो Tn का वैल्यू अगर हम देखते हैं टोटल वैल्यू, तो Tn का मतलब क्या हो गया, देखो Tn-1 यहाँ है, Tn-1 यहाँ है, कितना हो टोटल 2Tn-1, यहाँ क्या हो गया 2Tn-1 हो गया, प्लस में एक कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट यहाँ लग रहा है। यहाँ पर भी क्या लगेगा, इसके लिए भी एक कांस्टेंट ही लगेगा, ये भी कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशन चेकिंग है, यहाँ पर एक कंपैरिजन है, केवल कांस्टेंट टाइम लग रहा है, यहाँ भी सी लग रहा है, कांस्टेंट प्लस सी हो गया, कांस्टेंट ही रह गया। ठीक है, मतलब क्या है कि 2Tn-1 प्लस सी हो गया, Tn इक्वल टू, देखो यहाँ n है तो n-1 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में n-1 को एक्सपेंड करेंगे, n-2 होगा, फिर n-3 होगा, कितना कब तक चलेगा, जब तक 0 ना आ जाए। मतलब क्या है कि एक जो फंक्शन है जो दो फंक्शन में डिवाइड हो रहा है हमेशा। एक फंक्शन जो है, अगर हम यहां देखते हैं इस फंक्शन को अगर हम यहां देखते हैं
एक फंक्शन जो है मेरा यहाँ पर, एक फंक्शन दो फंक्शन में डिवाइड हो रहा है ना, हमेशा ही एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन tn है, एक है जो दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये दोनों फर्दर दो में डिवाइड होगा, ये दोनों भी फर्दर दो में डिवाइड होगा, ठीक है। ये दोनों भी फर्दर दो में डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। कब तक ये डिवीजन चलेगा, कब तक ये डिवीजन चलेगा, जब तक कि n इक्वल टू जीरो ना आ जाए, n इक्वल टू जीरो ना आ जाए। अगर यहां पर n है तो यहां क्या होगा, n माइनस वन के लिए कॉल होगा इस लेवल में, इस लेवल में अगर यहाँ n है तो n माइनस वन के लिए कॉल हो रहा है, इसके अगला लेवल में क्या होगा, n माइनस टू के लिए कॉल होगा, फिर n माइनस थ्री के लिए कॉल होगा, ऐसे ही डिक्रीज करते करते n इक्वल टू जीरो के लिए लास्ट में कॉल होगा, सारा लेवल में, सबके सब लेवल में। तो इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। क्यों भाई, यहाँ लेफ्ट साइड में भी जहां जब यहाँ n इक्वल टू जीरो पर इंड होगा ये जो फंक्शन एक्सपेंड करने पर, तो राइट में भी ऐसे ही होगा, बीच का भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इस लेवल में n माइनस वन लग रहा है, इस लेवल में n माइनस टू लग रहा है, इस लेवल में n माइनस थ्री है, हर लेवल में एक एक कमते जा रहा है। सबसे लास्ट का n इक्वल टू जीरो का लेवल होगा, सेम लेवल में आएगा सबका सब फंक्शन। समझ लो बात को, मतलब क्या है कि n इक्वल टू जीरो तक जो रहेगा, n इक्वल टू जीरो तक एक कंप्लीट बाइनरी ट्री रहेगा। कितना नंबर ऑफ लेवल्स है इसका, नंबर ऑफ लेवल्स कितना होगा, यहाँ n है, n माइनस टू है, n माइनस थ्री, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, अगर ऐसे है n इक्वल टू जीरो अप टू, मतलब जीरो से लेकर n तक लेवल है। कितना लेवल टोटल हो गया, टोटल n प्लस वन लेवल हो गया ना, टोटल n प्लस वन लेवल हो गया ना, टोटल n प्लस वन लेवल्स हो गया ना। और n प्लस वन लेवल्स अगर बाइनरी ट्री है, देखो दो ट्री ऐसा है, दो में डिवाइड हमेशा ही हो रहा है। अगर n प्लस वन बाइनरी ट्री होता है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है n प्लस वन लेवल्स में। अगर n प्लस वन लेवल बाइनरी ट्री होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है, नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या है, अगर नंबर इसको लेवल्स को अगर l हम लिखते हैं तो टू पावर l माइनस वन, यही फॉर्मूला है ना। मतलब क्या, यहां पर नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया, टू पावर n प्लस वन लेवल है तो टू पावर n प्लस वन माइनस वन, यही नंबर ऑफ नोड्स हो गया ना। ये सब नोड है क्या एक्चुअली, बोलो अब ये सब नोड क्या है, ये सब नोड क्या है, सबके सब नोड फंक्शन कॉल है ना। जितना भी नोड है ये सबके सब नोड है जो फंक्शन कॉल है ना। यहां पर क्या की है, TOH n की है, फिर यहाँ TOH n माइनस वन, क्या है, ये भी TOH एक फंक्शन है, यहाँ भी TOH एक फंक्शन है, सेम यही चीज है। यहाँ भी TOH एक फंक्शन होगा, यहाँ पर TOH n माइनस वन एक फंक्शन ही होगा, यहाँ भी फंक्शन होगा, सब के सब फंक्शन है। अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को हम काउंट करना चाहेंगे, इसका इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, जितना नंबर ऑफ नोड्स होगा इसमें उतना ही नंबर ऑफ फंक्शन होगा, जितना नंबर ऑफ नोड्स होगा उतना ही नंबर ऑफ फंक्शन होगा। तो नंबर ऑफ नोड्स कितना है, नंबर ऑफ नोड्स है टू पावर n प्लस वन माइनस वन नोड्स है, इतना नोड्स है। मतलब क्या हो गया, इतना फंक्शन भी है, इतना फंक्शन भी है, सबके सब नोड फंक्शन ही है। हम बोल रहे हैं कि n प्लस वन लेवल ट्री है, और n प्लस वन लेवल बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है टू पावर नंबर ऑफ लेवल्स माइनस वन, टू पावर नंबर ऑफ लेवल्स n प्लस वन माइनस वन, इतना नोड्स है, सब नोड है जो फंक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इतना हो गया, नंबर ऑफ फंक्शन इतना हो गया। अब एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, एक फंक्शन के लिए। तो एक फंक्शन का अगर कोड देखते हैं, अगर रिकर्सन नहीं देखें, यही कोड एग्जीक्यूट कर रहा है ना, बस एक बार अगर इसको एग्जीक्यूट करना रहे, एक ही बार करना रहे, कितना टाइम लगेगा, ये चीज कांस्टेंट टाइम कुछ लगेगा। तो मान लो सब नोड में कांस्टेंट टाइम लग रहा है, यहाँ C हो गया, यहाँ पर 2C हो गया, यहाँ पर क्या है 4 में डिवाइड हो गया, 4C हो गया, यहाँ पर क्या है 8C हो गया, सब मान लें कांस्टेंट टाइम एक फंक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो टोटल फंक्शन अगर टू पावर n प्लस वन है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो होगा, ये जो फंक्शन हुआ है नंबर ऑफ फंक्शन टू पावर n, रफली लेते हैं टू पावर n प्लस वन है, क्या लेते हैं, मान लो टू पावर n लेते हैं, ठीक है, रफली प्लस माइनस हम हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टू पावर n प्लस वन मतलब क्या हो गया, टू पावर n प्लस वन का मतलब है टू पावर n प्लस वन, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, टू पावर n इंटू टू, यही लिख सकते हैं ना, इंटू टू, टू पावर n इंटू टू लिख सकते हैं। तो टू पावर n इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो क्या बोले थे हम स्टार्टिंग में कि जब कभी भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम आते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना या कांस्टेंट से डिवाइड करना या सब्ट्रैक्शन करना या
मतलब एडिशन करना, सबके सब कुछ भी कांस्टेंट्स करते हैं वो सबको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो इसको हम कांस्टेंट मानकर हटाते हैं, 2 है कांस्टेंट है, इसको हटाते हैं तो रिमेनिंग क्या बचा 2 पावर n, ठीक है। तो 2 पावर n क्या हो गया, 2 पावर n फंक्शन हो गया। मतलब क्या है, 2 पावर n फंक्शन जब हो गया यहाँ पर रफली, तो 2 पावर n इंटू सी, 2 पावर n इंटू कॉन्स्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसको हटाएंगे तो टोटल टाइम जो लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है कितना हो गया, big ऑफ 2 पावर n, यही टाइम लग रहा है ना, big ऑफ 2 पावर n लग रहा है ना। मतलब क्या, यही यहां लिखा हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, big ऑफ 2 पावर n। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम का अगर पूछ दे कहीं पर कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, तो कितना है 2 पावर n है, ठीक है। अब बोलो कि यहां पर स्टैक का साइज क्या है, क्योंकि पर्पस मेरा क्या था, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्या स्टैक साइज भी पता होना चाहिए। तो स्टैक का साइज कितना है, देखो जितना नंबर ऑफ लेवल्स होता है बाइनरी ट्री में, वही स्टैक का भी साइज होता है। स्टैक का भी साइज वही होता है, नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक लेवल में एक ही स्टैक चाहिए। एक लेवल के लिए, एक लेवल में मान लो यहाँ पर एक है नोड, जो यहाँ 2 फंक्शन है, यहाँ 4 फंक्शन है, यहाँ 8 है, 32, 16 जितना भी रहेगा आगे में, इसका मतलब क्या होगा, एक लेवल में एक ही यूनिट स्टैक चाहिए। कैसे चाहिए भाई, मान लो यही मेरा एंडिंग है, पहले इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, एक स्टैक अगर है, एक स्टैक में इसको हम पुश किए, ठीक है, पुश किए, एक स्टैक में ये आ गया, जब ये ओवर होगा तब ना यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है। तो जब ये ओवर हो गया तो यहां से फिर ये पॉप हो गया, तो स्टैक खाली हो गया, जहां पर ये प्लेस था वो स्टैक का यूनिट तो खाली हो गया मेमोरी, तो सेम मेमोरी में इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसको भी पुश करेंगे, सेम ऐसे ही ओवर होगा तो इसको हम करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो एक लेवल के लिए एक यूनिट चाहिए स्टैक का। मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ ईच लेवल के लिए, ईच लेवल के लिए अगर 1 यूनिट स्टैक का साइज चाहिए, तो n लेवल है तो स्टैक का साइज कितना हो गया, अगर n + 1 लेवल है, इसको हम रफली क्या लिख सकते हैं, n लेवल लिख सकते हैं, n लेवल लिख सकते हैं। इसके लिए स्टैक कितना चाहिए, big O n चाहिए, big O n चाहिए। मतलब कि स्टैक का साइज कितना हो गया, स्टैक साइज जो है, स्टैक साइज कितना है, big O n हो गया, ठीक है। एक ऐसा ट्री है भाई, n लेवल बाइनरी ट्री है, n लेवल का, n लेवल्स का बाइनरी ट्री है, टोटल n + 1 लेवल्स हो रहा है, रफली लिख रहे हैं कि n लेवल्स का बाइनरी ट्री है, प्लस माइनस हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखने वाले हैं। बिगो लिखे हैं, देखो यहाँ भी बिगो, यहाँ भी है बिगो, यहाँ भी है, ठीक है। ये बात को हम लोग समझ लिए कि किस तरीके से टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो हम बनाए हैं, ये जो कोड है, इसको अगर ट्री के फॉर्मेट में एक्सपेंड करके लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे। पहला चीज ये होगा कि उस ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, उस ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, पहला चीज ये हो गया। टाइम और स्टैक का साइज तो हम लोग जान गए हैं, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर करेंगे हम लोग तो टाइम कम हो सकता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम करेंगे तो टाइम कम हो सकता है। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे भाई, मान लो यहां पर टाइम जो लगा है 2 पावर n टाइम जो लगा है, यहां 2 पावर n टाइम लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि 2 पावर n फंक्शन कॉल है, 2 पावर n फंक्शन कॉल है, इसके चलते ही 2 पावर n टाइम लगा है। अगर माइन्यूटली हम देखते हैं इसके कोड में, तो क्या दिख रहा है कि एक बार यहां पर TOS3 कॉल हुआ है और फिर यहां पर भी TOS3 कॉल हुआ है। मतलब कि इस फंक्शन का रिपीटेशन है, और जहां कहीं भी फंक्शंस का रिपीटेशन रहेगा वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। एल्गोरिथम में एक टॉपिक हम बताए थे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग करता क्या था कि जितना डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है बस उसी को कॉल करेगा, जितना डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है उसी को कॉल करेगा। जैसे क्या कि मान लो TOS3 है, एक बार कॉल कर लिया, फिर से TOS3 आया, फिर से नहीं कॉल करेगा। इसका जो आउटपुट आया है TOS3 का, इसको कहीं पर क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, इसको कहीं स्टोर कर लेगा, कोई टेबल में स्टोर कर लेगा। मान लो एक टेबल ले लिया है, टेबल में स्टोर कर लेगा, ठीक है। एक टेबल लिया है, एक टेबल में इस फंक्शन का आउटपुट को स्टोर कर लिया। जब ये फंक्शन कॉल फिर से कॉल हुआ है, इस टेबल से ही यहाँ आउटपुट लेकर चला आया, फिर से इसको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि कॉल करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, किसी फंक्शन को कॉल करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। यहां से टेबल से अगर एक्सेस करना है तो एक बार में एक्सेस कांस्टेंट टाइम में एक्सेस हो रहा है, समझ रहे हो बात को। तो अगर यहां पर हम बात करें स्ट्रीम में, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितना होगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फंक्शन कॉल, तो कितना होना चाहिए भाई। सिंपल देखो, यहां क्या है,
TOHN में क्या किए हैं कॉल, TOHN-1, यहां भी TOHN-1, मतलब कि यहां पर TOHN अगर है तो यहां पर N-1 TOH रहेगा, यहां पर N-1, यहां पर क्या है N-2, 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 यहां पर N-2, मतलब कि एक लेवल में एक टाइप का ही फंक्शन है। यहाँ क्या है TOH1 है, यहाँ पर सब नोड में क्या है TOHN-1 है, यहाँ पर सब नोड में क्या है TOHN-2 है, उसके बाद में TOHN-3 है, फिर TOHN-4 है। तो फंक्शन का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, एक लेवल में एक टाइप का ही फंक्शन है सब। किसी भी पर्टिकुलर लेवल को अगर लेते हैं, मान लो इस लेवल को हम लेते हैं, यहाँ कौन सा फंक्शन होगा TOHN-2 यहाँ भी रहेगा, TOHN-2 यहाँ भी रहेगा, TOHN-2 यहाँ भी रहेगा, सेम यहाँ भी रहेगा TOHN-2। रिपीटेशन हो रहा है फंक्शन का। जो फंक्शन का रिपीटेशन हो रहा है हम एक बार ही फाइंड करेंगे, क्यों हम हमेशा फाइंड करेंगे? तो हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक लेवल में एक टाइप का ही फंक्शन कॉल है। किसी पर्टिकुलर लेवल को अगर हम लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लेवल को लेते हैं, तो सेम फंक्शन कॉल उस लेवल में सब जगह कॉल हुआ है। मतलब कि अगर डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल का हम बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, अगर डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल का हम बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या कि जितना नंबर ऑफ लेवल्स होगा उतना ही डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल भी होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में हम क्या बोले, जो किसी भी पर्टिकुलर लेवल को अगर हम लेते हैं इस ट्री का, यहाँ जो TOH का ट्री है, बाइनरी ट्री है, इस लेवल में किसी भी पर्टिकुलर लेवल को अगर हम लेते हैं तो उस लेवल में जितना भी फंक्शन कॉल है, जैसे पहला लेवल में कितना होगा, मान लो लेवल 1 लेते हैं, कितना फंक्शन कॉल है 1 है। लेवल 2 में कितना फंक्शन कॉल है 2 है। लेवल 3 में कितना फंक्शन कॉल है 4 है। लेवल 4 में कितना फंक्शन कॉल है 8 है। लेवल 5 में कितना फंक्शन कॉल है 16 है। ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, लेवल 1 में 1 है, लेवल 1 में 1 है, लेवल 2 में 2 है, लेवल 3 में है क्या है, देखो 1, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 0, इसको 2 पावर 1, इसको 2 पावर 2, इसको 2 पावर 3, इसको 2 पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि इतना फंक्शन कॉल है तो लास्ट लेवल जहां कहीं भी हम जाएंगे, कहां तक जाएंगे, लेवल n+1 तक जाएंगे ना। इस लेवल में कितना होगा 2 पावर n होगा। वो देखो लेवल 5 है 2 पावर 4 आ रहा है, लेवल 4 है 2 पावर 3 आ रहा है, लेवल 3 है 2 पावर 2 आ रहा है, लेवल 2 है 2 पावर 1 आ रहा है। तो लेवल n+1 जब रहेगा तो 2 पावर n रहेगा फंक्शन कॉल, यही रहेगा ना। तो यहां पर 2 पावर n फंक्शन कॉल सब एक जैसा रहेगा, 2 पावर 4 फंक्शन कॉल सबके सब एक जैसा रहेगा, 2 पावर 3 फंक्शन कॉल सबके सब एक जैसा रहेगा। समझ रहे हो? यहां पर लेवल 1 में क्या रहेगा भाई फंक्शन कॉल TOHN, यहां क्या रहेगा सब में 2 पावर 1 मतलब दोनों में क्या रहेगा TOHN-1। यहां पर क्या रहना है, यहां पर रहना है TOHN-2, ठीक है। यहां क्या रहना है TOHN-3, यहां क्या रहना है TOHN-4। इस तरीके से ही फंक्शन कॉल हमेशा रहेगा। लास्ट में जब आएगा, लास्ट लेवल में जब n+1 लेवल में जाएगा, यहां पर जब लेवल 5 है तो TOHN-4 हो रहा है, तो यहां पर क्या है 5 यहां है, जब लेवल 5 है तो n-4 हो रहा है ना, ठीक है। एक हम घटा रहे हैं तो यहां पर क्या रहेगा TOH यहां क्या लिखेंगे n-n+1 से एक कम घटाना है n-n, मतलब क्या हो गया TOH 0 हो गया, ठीक है। मतलब कि TOHN-4 ये 16 नोड रहेगा ऐसा। यहां पर क्या TOHN-3 कितना है, n-3 के लिए 8 नोड रहेगा। यहां पर क्या TOHN-2 के लिए 4 नोड रहेगा। इस तरीके से है। हम क्या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जब इतना सिमिलर फंक्शन है, सबको बार बार हम क्यों कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सबको हमेशा क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे इसके वैल्यू को हम कहीं स्टोर कर लेते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसके वैल्यू को हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कहां पर करते हैं, जब कभी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम यही काम करते हैं ना। जब कभी भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर हम यही काम करते हैं ना, जो वैल्यू आ रहा है एक बार फंक्शन, अगर फंक्शन का रिपीटेशन है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेरे टाइम को सेव करता है, ठीक है। तो जितना डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है उसको हम क्या करेंगे एक बार फाइंड करेंगे। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितना होगा
TOH1 रहेगा, TOH n-1 रहेगा, TOH n-2 रहेगा, TOH n-3 रहेगा, अप टू TOH 0 तक रहेगा, TOH 0 तक। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितना होगा? अगर इसमें हम काउंट करें डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल n-1 n-2 अप टू 0 तक, मतलब क्या है? n+1 टाइप्स का n+1 टाइप्स का क्या होगा? डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होगा, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होगा, यही होगा ना, समझ रहे हो? TOH n से लेकर TOH 0 तक जा रहा है, TOH 0 तक जा रहा है, तो 0 से n कितना होता है? n+1, 1 to n हो गया, एक 0 काउंट करेंगे, 0 काउंट किए, n+1 हो गया, मतलब कि n+1 डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है, यही है ना, बस इसी को हम फाइंड करेंगे, समझ रहे हो? तो n+1 डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल को फाइंड करने में टाइम कितना लगेगा? एक फंक्शन में कितना टाइम लगता है? एक फंक्शन में टाइम हम बोले तो क्या लगता है? कांस्टेंट टाइम लगता है एक फंक्शन का। तो अगर n+1 फंक्शन करते हैं, n+1 फंक्शन अगर करते हैं तो n+1 इंटू c कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया? टोटल अगर लिखते हैं तो बीगो n टाइम लेगा। कहां पर लग रहा है भाई? ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में लग रहा है। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तब मेरा टाइम सेव हो रहा है। जहां पर 2 पावर n टाइम मेरा लग रहा था, जहां 2 पावर n टाइम लगा था, अब यहां पर क्या है कि बीगो n टाइम ही लग रहा है। कहां पर? डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से, ठीक है? तो टाइम कितना लग रहा है? बीगो n टाइम लग रहा है, ठीक है? टाइम बहुत सेव होगा। 2 पावर n कहां? बहुत बड़ा नंबर है, मान लो 10 नोट्स है या 100 नोट्स है, यहां पर टाइम कितना लगा? 100 लग रहा है, वहां पर कितना लगा? 2 पावर 100, बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है? यहां पर जो एक्सपोनेंशियल टाइम है, इसको हम लोग एक लीनियर टाइम में कन्वर्ट कर दिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से, समझ रहे हो बात को? अब इसके आगे है कि इसमें ये जो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल किए हैं, कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। मतलब क्या रहेगा? यहाँ पर टेबल का साइज रहेगा, एक टेबल भी रहेगा जिसमें डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल को स्टोर करेंगे। तो कितना स्टोर करना है भाई? n+1 ही डिस्टिंक्ट है, n+1 ही है डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल ना, क्योंकि n+1 फंक्शन के वैल्यू को स्टोर करना है। तो टेबल का जो साइज हो गया कितना हो गया? n+1 हो गया। स्टैक का साइज कितना है भाई? स्टैक साइज कितना है? स्टैक का साइज कितना है? जितना लेवल है उतना ही स्टैक का साइज होगा। स्टैक साइज क्यों डिफर करेगा? जितना लेवल इस ट्री में यहां पर था, जितना लेवल था उतना ही लेवल रहेगा, लेवल तो उतना ही सेम है, क्योंकि स्टैक का साइज भी सेम है, कितना? n+1 था, ठीक है? तो स्टैक का साइज भी कितना था? स्टैक का साइज भी n+1 था। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, हम लिखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां पर टेबल के लिए n लग गया रफली, और स्टैक के लिए n लग गया। टोटल कितना हो गया? बीगो ऑफ n हो गया। क्या n+n 2n है? 2n को हम बीगो ऑफ n लिख सकते हैं। ये क्या है? ये किसके लिए है? एक है जो टेबल के लिए है, और एक और किसके लिए है? एक है स्टैक के लिए है, ठीक है? यही चीज है, समझ रहे हो बात को? तो सिंपल देखो, यहां क्या बोल रहे हैं कि एक टेबल जब n साइज का हम यूज करते हैं इसके हेल्प से, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में टाइम है जो मेरा 2 पावर n से बीगो n आता है। मतलब कि एक्सपोनेंशियल टाइम जो है, जो लीनियर टाइम में कन्वर्ट होता है। मेरा कॉस्ट क्या लग रहा है? बस एक टेबल का साइज लग रहा है, तो कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेस देने पर अगर बहुत ज्यादा फास्टर काम कर सकता है सिस्टम, तो करेंगे। सिस्टम का मतलब यही है ना, ट्रेड ऑफ होता है ना, कि स्पेस कितना लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है, यही देखना है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से सेम जो प्रॉब्लम है, टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीगो n टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। बस इसमें स्पेस पहले भी लग रहा था, स्टैक का साइज पहले भी बीगो n था, अभी भी बीगो n है, 2 टाइम्स हुआ है एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो स्टैक का साइज जो चाहिए था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, समझ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल तो एसिम्प्टोटिक में तो दोनों सेम ही है ना, बीगो n वहां भी है, बीगो n यहाँ भी है। मतलब क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, इसका टाइम बहुत ही कम लगेगा, ठीक है? ये बात को हम समझ गए। अब देखते हैं क्या, अब ये जो ट्री बनाए थे, एक किसी पर्टिकुलर n का वैल्यू लेकर एक ट्री को हम फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है, कुछ क्वेश्चन पैटर्न है उससे रिलेटेड, एक ट्री को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब तक हम लोग देखे क्या, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर एक कोड है, ये कोड यहाँ पर लिखा है, इस फॉर्मेट में ही कोड होगा। टावर्स ऑफ हनोई का कोड क्या है? इस फॉर्मेट में ही होगा।
और इसमें टाइम कितना लगता है, तो विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मतलब कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर यूज नहीं करते हैं उस केस में टाइम है जो बिगो 2 पावर n लगता है, और n लेवल बाइनरी ट्री तो है ही, और स्टैक का साइज क्या होता है, बिगो n होता है, मतलब कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो n होता है, और टाइम 2 पावर n लगता है विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम यूज नहीं करते हैं तब, लेकिन अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम यूज करते हैं उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो बिगो n हो जाता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो n रहता है। ठीक है, मतलब क्या है, 2 पावर n से बहुत ही कम गया बिगो n, मतलब एक्सपोनेंशियल से हम लिनियर टाइम में ले आए विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये बात हम समझ गए। अब इसके नेक्स्ट में देखते हैं क्या कि ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं ना, यहाँ क्या है, n लेवल बाइनरी ट्री है ना, तो ट्री का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो n = 3 के लिए हम लिए हैं कि अगर नंबर ऑफ डिस्क अगर 3 है, इस केस में ट्री का कैसा स्ट्रक्चर होगा। ट्री का देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहला जो एक फंक्शन कॉल होगा क्या होगा, TOH टावर ऑफ अनोई, नंबर ऑफ डिस्क है यहाँ पर 3, कहां से शिफ्ट करना है, नंबर ऑफ डिस्क है 3, शिफ्ट कहां से करना है, लेफ्ट से करना है, कहां करना है, राइट में करना है, किसके हेल्प से करना है, मिडिल में जो स्टैंड है उसके हेल्प से करना है। ठीक है, जब इस फंक्शन कॉल, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, ये 2 और फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, एक क्या करेगा, 2 के लिए TOH 2 LRM, मतलब कि लेफ्ट से मिडिल में शिफ्ट करना है, उसके बाद एक मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट एक मूव करेगा, जो लास्ट में सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक होगा, उसके बाद में TOH जो मिडिल में यहां शिफ्ट किया हुआ है 2 डिस्क को, ये दोनों को मिडिल से राइट में लेकर जाएगा, यही काम कर रहा है। फिर से n = 2 यहां पर है, n = 2 भी क्या फंक्शन कॉल करेगा, n = 1 के लिए किया है, एक मूव किया है, एक n = 1 के लिए फिर से किया है, मतलब जो 1 एक डिस्क को लेफ्ट से राइट में जो स्टोर किया था उसको राइट से मिडिल में लाया हुआ है। ठीक है, n = 1 में भी क्या करेगा, ये भी 2 फंक्शन कॉल करेगा, 0 के लिए करेगा 2 फंक्शन कॉल और एक मूव करेगा, एक मूव करना है, एक ही डिस्क है यहाँ पर, एक ही मूवमेंट हुआ। जब n-1 किए हैं तो 0 हो गया, 0 मतलब क्या है, 0 टर्मिनेशन कंडीशन, 0 को एक्सपेंड क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्या है, इफ n = 0 रिटर्न। अगर n = 0 हो जाए, जब नंबर ऑफ डिस्क 0 है तो कुछ नहीं शिफ्ट करना है। ठीक है, मतलब कि n = 0 जब होगा तब रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, n = 0 रिटर्न कर गया यहाँ से, और एक डिस्क है तो एक मूवमेंट यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर n = 0। सेम इसी तरीके से देखो राइट साइड में भी ऐसे ही एक्सपेंड किया है फंक्शन, यहाँ भी सब फंक्शन ऐसे ही सेम इसी तरीके से एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पेस नहीं था तो एरो इस तरीके से है, इसका एक्सपेंशन में देखो 0 वाला यहाँ लिखा हुआ है, एक मूवमेंट है, फिर एक 0 वाला यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या है, राइट वाले में एक 0 वाला यहाँ है, एक 0 यहाँ। अब हम देखते हैं क्या, एक चीज हम जानते हैं क्या, जब ट्री के फॉर्मेट में फंक्शन कॉल हो रहा है, एक बात हमेशा ही याद रखना कि जो फंक्शन कॉल होता है वो हमेशा ही प्री ऑर्डर में होता है। फंक्शन कॉल हमेशा ही प्री ऑर्डर में होता है। प्री ऑर्डर किसको बोलते हैं भाई, प्री ऑर्डर का मतलब होता है पहले रूट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, पहले रूट होगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इसका मतलब अगर एक और चीज जानो कि फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है वो क्या रहता है, पोस्ट ऑर्डर में रहता है। पोस्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं कि रूट लास्ट में चला जाए, मतलब क्या है, पहले लेफ्ट फिर राइट उसके बाद में रूट। ये क्या है, फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है। फंक्शन का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है जो पोस्ट ऑर्डर में रहेगा, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है जो फंक्शन नया कॉल होगा वो क्या रहेगा, प्री ऑर्डर में रहेगा। ये बात हम समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं कि फंक्शन कॉल जो हुआ है, जितना भी फंक्शन कॉल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम देते हैं कि सबसे पहले फंक्शन कौन कॉल हुआ है, उसके बाद कौन कॉल हुआ, उसके बाद में कौन कॉल हुआ। फंक्शन कॉलिंग का हम सीक्वेंस लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन कौन आया होगा, TOH3 आया होगा, इसको हम लिख दिए C1। जितना भी ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू सर्कल में है, सब क्या है, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है। हम देख भी लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये कॉल होगा, इसके बाद में इसको एक्सपेंड होना है, इसके बाद में इस फंक्शन को कॉल करेगा, C2 हुआ तो C1 के बाद में C2 आया, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या है रूट, उसके बाद लेफ्ट जाना है, रूट के बाद में लेफ्ट आया तो यहाँ C2 कॉल हुआ, इसके बाद में फिर लेफ्ट आया तो C3 कॉल हुआ, इसके बाद में लेफ्ट आया तो C4 कॉल हुआ है। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हो गया, अब इसका लेफ्ट नहीं जा सकता है तो क्या हुआ, रूट लेफ्ट राइट आया तो C4 के बाद में यहाँ C5 कॉल हुआ है। तो किस तरीके से फंक्शन को हम नेमिंग कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस के लिए, कॉलिंग सीक्वेंस है।
ये क्या है, कॉलिंग है, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5, इस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, प्री ऑर्डर में हम कर रहे हैं। एक तरीके से क्या है, ये एक ट्री गिवन है, उसमें प्री ऑर्डर हम लिख दिए सारे फंक्शन कॉल के लिए, बस वही काम हम कर रहे हैं। तो क्या है, C5 हो गया। जब C5 यहां पर क्या है, इसका लेफ्ट भी ओवर हो गया, राइट भी ओवर हो गया, और रूट तो पहले ही ओवर हो गया था, तो रूट लेफ्ट राइट हम किए थे, तो क्या होगा, इसका लेफ्ट ओवर हो गया, तो रूट ओवर हो गया है, लेफ्ट ओवर हो गया, तो कहां आएगा, राइट में आएगा। राइट में आया तो क्या किया, यहां पर एक फंक्शन कॉल किया है, फिर से क्या, C5 के बाद में C6 है, इसका लेफ्ट गए C7, इसके राइट गए, इसका राइट गए C8 हो गया। अब क्या है, इस वाले नोड का TOH2 का लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया है, राइट भी कंप्लीट हो गया है, तो कहां आ जाएगा, इसके बाद में राइट में आ जाएगा। राइट में क्या है, C8 के बाद में C9 यहां हो गया, C9 का लेफ्ट में जाएंगे C10 हो गया, इसका भी लेफ्ट में जाएंगे, देखो C11 हो गया, फिर इसके राइट में जाएंगे, लेफ्ट ओवर हो गया, नीचे अब कुछ भी नहीं है, तो C12 हो गया, इसका राइट वाला हो गया C12 हो गया। इसके बाद में क्या है, इसका लेफ्ट, ये जो है TOH2, इसका लेफ्ट ओवर हो गया है, तो राइट में जाएंगे, तो C12 के बाद में C13 यहां पर आया, C13 का लेफ्ट में C14, उसके बाद में C15। एक चीज दिमाग में क्या आ रहा होगा कि नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल का अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल का अगर हम बात करते हैं, अगर 3 नोड्स के लिए n = 3 है अगर, तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितना हो रहा है, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल C15, मतलब 15 हो रहा है। नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितना है, 15 है, अगर n = 3 के लिए हम बात करते हैं तब। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। अगर n = 2 के लिए करते हैं, n बराबर अगर 2 रहेगा तब कितना होगा भाई, देख लेंगे, n = 2 यहां से ही हुआ है ना, तो यहां से ही फंक्शन रहेगा ना। सबसे पहले ये कॉल होगा 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7, तो n = 2 के लिए कितना कॉल हुआ है, 7 कॉल हो रहा है। ठीक है, 7 कॉल होगा। n = 2, नंबर ऑफ अगर 2 रहेगा, तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल 7 होगा। मूव्स हम नहीं बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मूव्स का हम बात नहीं कर रहे हैं। एक और चीज पहले बताए थे कि नंबर ऑफ मूव्स होता है जो n = 3 के लिए 7 होता है, हम मूव्स का बात नहीं कर रहे हैं, मूव्स अलग चीज है, फंक्शन कॉल का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन कॉल क्यों ज्यादा हो रहा है, सिंपल देखो कि नंबर ऑफ मूव्स और फंक्शन कॉल में डिफरेंस क्यों आ रहा है। नंबर ऑफ फंक्शन इंड कब होता है, टर्मिनेशन कंडीशन जब मिलेगा n = 0, तो n से लेकर 0 तक जाना होता है ना, n+1 लेवल ट्री इसलिए बनता है। ठीक है, लेकिन मूव से होता है n = 0 में क्या मूव है, कोई मूव नहीं है, मतलब क्या है कि इसमें मूव्स नहीं होता है n = 0 का। ठीक है, मूव्स कब होगा, मिनिमम n = 1 रहना चाहिए, तब देखो एक मूव होता है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ मूव्स के बेसिस पर अगर देखते हैं तो n लेवल ट्री ही रहेगा। नंबर ऑफ मूव्स के बेसिस पर अगर देखते हैं तो n लेवल ट्री रहेगा। नंबर ऑफ फंक्शन कॉल अगर देखते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल के लिए देखते हैं तो n+1 लेवल ट्री बनता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल n = 3 के लिए 15 है, n = 2 के लिए 7 है। तो n = 3 बनाने के लिए एक और चीज हम क्या कर सकते हैं कि n = 2 जितना है उसका दुगना कर दो, +1 कर दो, 7 × 2 14 +1 15, मतलब n = 3 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, 2 × n = 2 के लिए जो वैल्यू है +1, n = 2 का वैल्यू कितना है, 7 है, 2 × n = 2 का जो वैल्यू है +1 हो गया। अगर n = 2 का फाइंड करना है तो क्या करना है, n = 1 के लिए कितना होगा भाई, n = 1 के लिए देखो TOH1 में कितना फंक्शन कॉल होता है, TOH1 के लिए 1 2 3, मतलब कि 3 कॉल होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n = 1 × 2 + 1 कितना होगा, 3 × 2 6 + 1 7। देखो n = 2 के लिए 7 मतलब फंक्शन कॉल आ गया, समझ रहे हो। तो फंक्शन कॉल और मूव्स अलग है। अब हम मूव्स पर आते हैं। फंक्शन कॉल देखिए कितना हो रहा है, किस तरीके से पैटर्न बन रहा है फंक्शन कॉल का। और जो फंक्शन कॉल है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनता है बाद में, जितना फंक्शन कॉल है वही टाइम लेगा। कितना होता था, 2n+1 - 1 नंबर ऑफ नोड्स था, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। देखो कितना लेवल है, एक लेवल यहां हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया, ये फोर्थ लेवल हो गया, फोर्थ लेवल मैक्सिमम 4 लेवल है। देखो 1 2 3 4, यहां भी है, राइट में भी आते हैं, 1 2 3 4 ही लेवल सब जगह रहेगा, 1 2 3 4
4 लेवल हमेशा है। मतलब क्या है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कितना लेवल का? n+1 लेवल का। n+1 लेवल का ये लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ n+1 लेवल बनता है। ठीक है, ये देख लिए। अब हम मूव्स पर आते हैं। नंबर ऑफ मूव्स के लिए देखेंगे तो क्या है कि पहला मूव कौन करेगा भाई? मूव करने का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन क्या होता है? फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पोस्ट ऑर्डर में होता है। फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है जो पोस्ट ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो सबसे पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? पोस्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, उसके बाद राइट, उसके बाद रूट, यही होता है ना। तो इसके लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट यहां चले आए, इसके लेफ्ट में यहां चले आए, इसके लेफ्ट में यहां चले आए। इसका कोई मूव है क्या? कोई मूव नहीं है। इसके बाद में कौन सा हमको मूव मिला है? जब लेफ्ट में कोई मूव नहीं बचा है, यहां पर लेफ्ट में कोई मूव अगर नहीं बचा है, एक सेकेंड, तो क्या होगा? इसके बाद में लेफ्ट खत्म हो गया तो आया राइट में आया। राइट में भी कुछ भी नहीं है। राइट में कोई लेफ्ट, उसके बाद राइट, उसके बाद रूट पर जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं, क्योंकि 0 नंबर ऑफ नोड्स है तो मूवमेंट नहीं होगा कुछ भी। यहां से जब रूट पर आया, रूट में देखो 1 नंबर ऑफ नोड्स है, मतलब क्या है? एक मूव यहां पर m1 पहला मूव यही है। अगर पूछ ले कि n=3 में फर्स्ट मूव कैसा रहेगा, तो लेफ्ट टू राइट होगा, L2R होगा, लेफ्ट टू राइट। अगर पूछ ले पहला मूव कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद में यहां है ये ओवर हो गया, लेफ्ट ओवर हो गया। अब हम राइट में आते हैं। लेफ्ट ओवर हो गया, अब राइट में आते हैं। तो यहां क्या है? जब ए ओवर होगा, यहां पर जब ए ओवर हो रहा होगा, इसके बाद में क्या होगा? देखो लेफ्ट ब्रांच जब ओवर हुआ है तो राइट में मूव करेंगे हम। राइट में जैसे ही यहां पर आएंगे, एक यहां मूव हम लोग को दिख जाएगा, एक मूव यहां पर दिख जाएगा। ए वाले ब्रांच के पहले, ए ब्रांच में आने के पहले ही एक मूव यहां पर हम लोग को दिख जाएगा। क्या करेंगे? m1 के बाद में m2 इसको मूव कर लेंगे, मूवमेंट मूव 2 हो गया ये। इसके बाद में इसके राइट में आएंगे, राइट में आए तो क्या है भाई? राइट में यहां है, इसका लेफ्ट में हम सबसे पहले गए। यहां कुछ भी नहीं है, जब ये ओवर हुआ तो यहां पर हम चले आए। यहां पर क्या है? एक मूव दिख गया, क्या है? m3 हो गया। कोई भी पूछ ले कि मूव 3 कौन सा है, पूछ सकता है ऐसा कि n=3 डिस्क जब लेते हैं तो मूव 3 कौन सा है? तो ट्री बनाना पड़ेगा, ये ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे तभी सही आंसर आएगा। और किसी पर्टिकुलर मूव्स के बारे में बात किया, और नहीं तो लॉजिकली इस तरीके से, जैसे स्टार्टिंग में हम बताए थे कि नंबर ऑफ मूव्स को हम लिखे थे, सब मूव्स को लिखे थे, तो 3 ऐसा ब्लॉक बना लो, 3 स्टेप बना लो, वहां से किस तरीके से मूव करते जा रहे हो हर एक स्टेप को लिखते जाओ। या फिर इजी है, ट्री बना लो, ट्री बनाना आसान है, समझ रहे हो। इसमें क्या है? ये मूव्स हो गया। उसके बाद में क्या है? जब ए ओवर हो गया, इसका है जो लेफ्ट ओवर हो गया, इसका राइट ओवर हो गया, ये भी ओवर हो गया। इसके बाद में क्या है? ये मूव करे, यहां से मूव यहां पर कर रहा है। यहां पर क्या है? एक और मूव मिल गया, m4 मिल गया है। तो m3 के बाद में m4 है। सेम वैसे ही ऐसे यहां आया, नीचे में आया m5, m6, m7। टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितना हो गया? 7 मूव्स हो गया। 3 के लिए, n=3 के लिए नंबर ऑफ मूव्स कितना होना था? 7 ही था, पहले भी 7 मूव चाहिए था, वही यहां पर जा रहा है m=7। तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल भी हम लोग देख लिए हैं और नंबर ऑफ मूव्स को भी हम देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आता है। देखो कैसा क्वेश्चन रहता है, इसमें क्या है? फाइंड टोटल मूव्स फॉर n के लिए, n वैल्यू के लिए टोटल मूव्स कितना होगा? कितना मूव्स होना है? 2n मूव्स होगा, क्योंकि n लेवल ट्री है ना, n लेवल ट्री है। मूव्स के लिए n लेवल ट्री है। मूव्स देखो यहां पर ही इंड होता है, यहां पर भी ये मूव किसका है? ये मूव किसका है? इसके लिए ही है। यहां पर ही मूव इंड हो जाएगा। n=1 में n से लेकर n-1, n-2, यहां से आएगा n=1 में इंड हो रहा है। मतलब क्या है? नंबर ऑफ मूव्स अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मूव्स अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया? 2n में ही इंड हो जा रहा है, जिसको कि हम बीगो 2n भी लिख सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितना हो गया है, इस केस में क्या होता है? 2n+1 - 1 होता है, लेकिन रफली एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम लोग उसको भी 2n ही लिखते हैं। समझ रहे हो बात को? ये समझ गए हो कि टोटल नंबर ऑफ मूव्स क्या होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? फर्स्ट मूव आफ्टर हाउ मच फंक्शन कॉल, तो जो पहला मूव है कितना फंक्शन कॉल के बाद में होगा। जब तक ट्री नहीं बनाओगे तब तक ये बता नहीं सकते हो कि पहला मूव है जो कितना फंक्शन कॉल के बाद होगा। तो यहां से देखेंगे क्या कि पहला फंक्शन कॉल देखो ये हो गया, कोई मूव नहीं हुआ है, फिर ए भी हो गया, कोई मूव नहीं हुआ है, फिर ए भी हो गया, कोई मूव नहीं है, ये भी हो गया, कोई मूव नहीं है। इसके बाद में एक मूवमेंट है, मतलब कि 4 फंक्शन कॉल, 1 2
3, 4, 4 फंक्शन कॉल के बाद में एक मूव है। मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो गया, इसके आंसर क्या हो गया, 4 फंक्शन कॉल के बाद में, 4 फंक्शन कॉल के बाद में एक मूव हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या, आफ्टर लास्ट फंक्शन एनी मूव्स, लास्ट फंक्शन कॉल के बाद में, इसमें इस ट्री में जो लास्ट फंक्शन कॉल हुआ है उसके बाद में कोई मूव है क्या, इसमें लास्ट फंक्शन कॉल कौन सा है, देखो सी है, फंक्शन कॉल सी के लिए लिखा C9, C10, लास्ट में क्या है C15, इसके बाद में कोई मूव हुआ है क्या, इसके बाद देखो राइट मोस्ट है, मूव यहां ही एंड हो गया था, इसके राइट में आया तो ये फंक्शन कॉल हुआ है, इसके बाद में कोई मूव नहीं बचा है, क्योंकि इस मूव के बाद में ए हुआ था, यहां पर आया, फिर उसके बाद में ए इंड हो गया, जब ये मूव हो गया तो राइट में यहां आए, C15 के बाद में कोई भी मूव नहीं है, मतलब क्या है कि लास्ट के बाद में कोई भी मूवमेंट नहीं है, नो। एक और क्वेश्चन क्या है, एनी फंक्शन कॉल आफ्टर लास्ट मूव, लास्ट मूव के बाद में कोई फंक्शन कॉल हो रहा है क्या, तो लास्ट मूव कौन सा मेरा है, लास्ट मूव है M7, तो इसके बाद में ये लास्ट यहां पर है, लास्ट मूव यहां पर है, देखो इसके बाद में एक फंक्शन कॉल हुआ है C15 है जो इसके बाद में हुआ है, इस मूव ए मूव के बाद में C15 कॉल हुआ है। तो हमेशा ही क्या है कि एनी फंक्शन कॉल आफ्टर लास्ट मूव में क्या होगा, यस हो रहा है, सिंपल देख भी सकते, सिंपल लॉजिकली सोच सकते हो क्या कि लास्ट फंक्शन कॉल जो होगा, लास्ट फंक्शन कॉल होगा क्या है, एनी फंक्शन कॉल आफ्टर लास्ट मूव, लास्ट मूवमेंट के लास्ट मूव है, लास्ट मूव के बाद में कोई फंक्शन कॉल होगा क्या, तो लास्ट मूव के बाद में टर्मिनेशन कंडीशन तो आएगा ही, तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, यही है, देखो TOH 0, यही है टर्मिनेशन कंडीशन, मतलब क्या है C15 है जो लास्ट मूव के बाद में आना है, समझ रहे हो। मूव्स है जो बाउंडेड है फंक्शन से ना, स्टार्ट भी होगा फंक्शन से और एंड भी होगा फंक्शन से, बीच में मूव्स रहेगा, समझ रहे हो। तो यहां पर देख लिए क्या, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल के लिए हम देख लिए, मान लो फंक्शन कॉल पूछ रहा है n इक्वल टू 4 के लिए, क्या करेंगे भाई, n इक्वल टू 3 के लिए कितना है 15 है ना, 4 के लिए कितना होगा 2 × 15 + 1 कितना हो गया 31 हो गया, समझ रहे हो। मान लो n इक्वल टू 5 के नंबर ऑफ फंक्शन कॉल पूछा है, n इक्वल टू 5 के लिए कितना होगा 31 × 2 62 + 1 63, n इक्वल टू 5 के लिए। या फिर एक और चीज ध्यान रख सकते हो क्या कि n इक्वल टू 3 के लिए जितना नंबर ऑफ फंक्शन कॉल है उतना ही नंबर ऑफ मूव्स होता है n इक्वल टू 4 के लिए, समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कि n इक्वल टू 3 के लिए जितना फंक्शन कॉल होता है उतना ही नंबर ऑफ मूव्स होता है n इक्वल टू 4 के लिए। n इक्वल टू 4 के लिए मूव्स कितना होता है भाई, जितना n इक्वल टू 3 के लिए मूव्स रहे उसका दुगना से +1, n इक्वल टू 3 के लिए कितना मूव्स होता है, जितना n इक्वल टू 2 के लिए रहे उसका दुगना से +1, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है, n इक्वल टू 1 के लिए जितना मूव रहे उसका दुगना से 1, तो 2 के लिए कितना होगा, अगर हम 2 के लिए लिखते हैं 2 के लिए मूव कितना होगा, 2 के लिए कितना हो गया, सिंपल देखो मान लो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 1 का कितना मूव हो गया 1 हो गया, तो 2 के लिए कितना होना चाहिए 2 × 1 + 1, 2 के लिए 3 हो गया मूव, 3 ही आता था मूव जो। अब 3 के लिए मूव कितना चाहिए, 3 के लिए मूव कितना चाहिए, 2 के लिए जितना है उसका दुगना +1, 3 × 2 6 + 1 7, 4 के लिए कितना चाहिए 7 × 2 + 1 15, 5 के लिए कितना चाहिए 15 × 2 + 1 31, 6 के लिए कितना चाहिए 63, इस तरीके से होगा। अब देखो ये इस चीज को अगर इसको कोरिलेट करते हो, यहां जो डेटा लिखे हैं कोरिलेट करते हो, क्या है 5 के लिए 31 क्या चाहिए मूव चाहिए, 5 के लिए 31 मूव चाहिए, तो 4 के लिए फंक्शन कॉल कितना है 31 है, ठीक है। 5 के लिए फंक्शन कॉल कितना है 63 है, ठीक है, 63 है 5 के लिए फंक्शन कॉल, तो 63 मूव्स किसके लिए है 6 के लिए है, तो जितना नंबर ऑफ मूव्स होता है एक पीछे चलेगा, समझ रहे हो, नंबर ऑफ मूव्स है जो एक पीछे चल रहा है। यहां पर क्या है n इक्वल टू 3 के लिए 15 चाहिए फंक्शन कॉल, तो n इक्वल टू 3 के लिए 7 चाहिए मूव्स, और 15 मूव्स किसका होगा 4 का होगा, मतलब 4 का जो नंबर ऑफ मूव्स है जो 3 का नंबर ऑफ फंक्शन कॉल बन रहा है, समझ रहे हो बात को। इतना ही क्वेश्चन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, कुछ पार्टिकुलर इसमें स्ट्रक्चर में पूछ सकता है कि मान लो कोई भी पार्टिकुलर ऐसा ले ले कि पहला जो है यहां पर क्या है वो बोल दिया है क्या, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल बिफोर
फर्स्ट मूव एम टू आर, मतलब जो पहला एम टू आर मूवमेंट होगा उसके पहले नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितना है। पहला एम टू आर मूवमेंट कौन सा है, पहला एम टू आर मूवमेंट देखो यहां पर है, यहां पर है पहला एम टू आर मूवमेंट। इसके पहले कितना फंक्शन कॉल होगा भाई, इसके जस्ट पहले जाएंगे, यहां पर फंक्शन को, यहां पर मूव है, इसके जस्ट पहले यहां तक, यहां देखो 10 11 12, मतलब कि 12 फंक्शन कॉल होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया 12 फंक्शन कॉल। 12 फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये मूवमेंट के पहले ये कंप्लीट होगा तभी ये मूवमेंट होगा, तो ये कंप्लीट होने का मतलब क्या है, ये C10 है, C11 है और C12 है, इसके बाद में C13 है जो ये मूवमेंट के बाद में कॉल हो रहा है। मतलब किसी पार्टिकुलर मूवमेंट के पहले कितना फंक्शन कॉल है, किसी पार्टिकुलर मूवमेंट के पहले कौन सा फंक्शन कॉल है, इसके स्ट्रक्चर से कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये और ये चीज है जो इसके स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी ऐसा पूछ सकता है। क्या मान लो n=3 के लिए भी बना है, n=4 के लिए पूछ ले कि पार्टिकुलर फंक्शन कॉल जो है उसके जस्ट पहले कौन सा मूव होगा, उसके पहले कितना मूव्स होगा, किसी पर्टिकुलर मूव के जस्ट बाद में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, किसी फंक्शन कॉल के जस्ट बाद में कौन सा मूव होगा। समझ रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर से आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए कभी मान लो इंटरव्यू में बोले तो हम बोलना एक पेन पेपर चाहिए हमको, पेन पेपर मिलेगा भी वहां पर, आराम से इसको ड्रॉ करना, सही आंसर बता देना। अब इसे एक बार ड्रॉ कर लोगे, जितना भी क्वेश्चन पूछ ले क्या फर्क पड़ता है, बस देखना है बताना है, देखना है बताना है। तो ड्रॉ करने का तरीका केवल याद रहना चाहिए। क्या भाई, सिंपल है, जो वहां पर जो फंक्शन हम लिखते हैं इसको ही ड्रॉ करना है, n=3, n=2, n=1, n=0, ऐसे ही। तो n n-1, n-2, n-3 इस तरीके से करना है। यही मेरा प्रॉब्लम था क्या, टावर्स ऑफ हनोई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में ही नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का एक बेसिक हम बता रहे हैं अभी, एक बेसिक फिबोनाची सीरीज होता क्या है। पहले भी ये चीज हम देखे हैं, पहले भी ये चीज एल्गो में आया था। फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है, इसमें क्या रहता है एक्चुअली कि जब फीब ऑफ 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, फीब ऑफ 1 का वैल्यू 1 होगा, फीब ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। फीब ऑफ 3 का वैल्यू कितना होगा, लास्ट दोनों को जोड़ना है, लास्ट दोनों को जोड़ दो, 3 चाहिए तो फीब ऑफ 2 + फीब ऑफ 1 कर दो, अगर 3 चाहिए फीब 2 + फीब 1, कितना 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर फीब 4 चाहिए, फीब अगर 4 चाहिए तो क्या है, लास्ट दोनों को जोड़ दो, कितना 3 + 2 5 आ गया। अगर फीब 5 चाहिए क्या करना है, लास्ट दोनों को जोड़ दो, कितना है 8 आ गया। अगर फीब 6 चाहिए, लास्ट दोनों को जोड़ दो, 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। इस तरीके से इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि फीब 6 के लिए फीब 5 और फीब 4 कॉल करना पड़ेगा, फीब 4 के लिए फीब 4 और फीब 3 कॉल करना पड़ेगा, फीब 4 के लिए फीब 3 या फीब 2 कॉल करना पड़ेगा, फीब 3 के लिए फीब 2 और फीब 1 कॉल करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये रिकर्सिव प्रोग्राम बनेगा। ये क्या है, रिकर्सिव प्रोग्राम बनेगा। एक के लिए इसको फाइंड करने के लिए हम 2 कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि F6 का ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसके लिए F5 हम कॉल कर रहे हैं और F4 हम कॉल कर रहे हैं। मतलब क्या है, बाइनरी ट्री का फॉर्मेट बनेगा, ये एक तरह का बाइनरी ट्री होगा। यहां भी फिर 5 है, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, F4 F3, यहां क्या है F3 F2, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। क्या है, बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर है। जो कंसेप्ट यहां पर अभी हम यूज किए हैं टावर्स ऑफ हनोई में, सेम कंसेप्ट यहां भी यूज करने वाले हैं। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली निकालेंगे विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो उसमें क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n ही आएगा, कि 2 ऐसे नोड बनते जा रहा है, तो रफली 2n ही आने वाला। क्यों, क्योंकि देखो n n-1 n-2 इस तरीके से जा रहा है, n=0 में जाकर इंड होगा, n=0 क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन है, जाकर इंड होने वाला है। मतलब क्या है कि n + 1 लेवल बाइनरी ट्री है।
अब बोलो कि लास्ट में ये तो पहले ओवर यहाँ पे 5 है तो ज्यादा नीचे जाएगा, 4 थोड़ा कम जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। अगर अपर बाउंड लेते हैं तो n+1 लेवल कंप्लीट बाइनरी हम मान सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 2 पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी रहेगा। अगर डायनेमिक यूज करेंगे, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ये 4 है, यहाँ भी ये 4 है, सेम फंक्शन को 2 बार फाइंड करना है। यहाँ पर क्या है, F3 है, यहाँ भी F3 है, मतलब कि फंक्शंस का रिपीटेशन है। रिपीटेशन है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। यहाँ भी जब डायनेमिक यहाँ यूज करेंगे तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा बिगो n टाइम बन जाएगा डायनेमिक यूज करने के बाद में। इनिशियली 2 पावर n रहेगा, 2 पावर n रहेगा, बाद में बिगो n बन जाएगा। ठीक है, अगर स्टैक स्पेस का बात बोलते हैं, नंबर ऑफ लेवल्स कितना है उतना ही स्टैक लगेगा। स्टैक पहले क्या है, n लेवल है, n+1 लेवल है, तो स्टैक का क्या रहेगा, बिगो n रहेगा। डायनेमिक यूज करेंगे तो n+1 फंक्शंस का वैल्यू को स्टोर करने के लिए टेबल यूज करेंगे। मतलब क्या कि यहाँ स्टैक डायनेमिक में चाहिए n और टेबल चाहिए n+1, टोटल n ही रह गया। मतलब क्या, डायनेमिक अगर यूज करते हैं तो बिगो n और बिगो n दोनों ही रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही रहेगा। डायनेमिक यूज करेंगे किस में, फिबोनाची सीरीज में। तो किस तरीके से रहेगा इसका स्ट्रक्चर अच्छे से हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, कि बेसिक ओवरव्यू बता दिए, कुछ इसको समझ भी सकते हो, कोशिश कर सकते हो, ट्राई करना। नहीं है अगर समझ में जितना तक भी आए वो देखना एक बार, हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, चलो फिर अभी तक का जितना भी है रिवाइज करो, पूरा कंसेप्ट है जो भी।